हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें युआन को दिखाते हैं जो कि इस कहानी की मेन लीड है। तभी यहाँ पर हमारे ड्रामा के मेन लीड हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम बाई है। युआन और बाई दोनों ही एक दूसरे को 7 साल से डेट करने के बाद फाइनली शादी कर रही होते हैं। युआन अपनी मैरिज को लेकर बहुत हैप्पी होती है और वो अपनी मैरिज ड्रेस को ट्राई कर रही होती है। तभी उसे बाई दिखाई देता है जिसे देखकर युआन की आंखों में चमक आ जाती है और वो सोचती है कि सभी यह कहते हैं कि हम एक हैप्पी कपल हैं, पर मैंने नहीं सोचा था कि कुछ लोग मेरी इसी खुशी की वजह से मुझसे नफरत करते हैं। तभी युआन बाई से कहती है कि मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ, तो वो कहता है तुम तो हर ड्रेस में अच्छी लगती हो। तभी वहाँ पर कुछ वर्कर्स आपस में बात करने लगते हैं कि मिस युआन तो कितनी यंग है और वो एक अच्छी ज्वेलरी डिजाइनर भी है और वह दोनों ही एक दूसरे के लिए बेस्ट कपल लगते हैं। तभी यहाँ पर हमारे ड्रामे की विलन की एंट्री होती है जिसका नाम किन होता है और वह भी उनकी बातें सुन रही होती है। तभी वह जाकर वर्कर्स से कहती है तुम क्या बात कर रही हो। तभी वह वर्कर डरकर सॉरी कहकर वहाँ से चले जाते हैं और बाई युआन को देखकर कहती है कि वह मेरा है और मैं उसे किसी को भी छीनने नहीं दूंगी, इसके लिए चाहे वो तुम्हें मरना ही क्यों ना पड़े। तभी वो किसी को फोन करके युआन को मारने के लिए कहती है और कहती है कि यह काम आज रात को ही हो जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम युआन बाई से कहती है कि मेरे यह डिजाइन तो खो गए थे, यह आपको कहाँ से मिले। तो वह कहता है कि बस मिल गए, मुझे पता था कि यह डिजाइन तुम्हारे बेस्ट सेटिस्फाई वर्क है और इसलिए मैंने इन्हें तुम्हारे लिए ढूंढकर तुम्हारे पास ले आया। तभी वह बाई से कहता है कि मैं बहुत हैप्पी हूँ और बाई अपने पॉकेट में से 2 पेंडेंट निकालता है, एक वो युआन को और एक अपने पास रखता है। तो वह हैप्पी होकर उसे हक कर लेती है। बाई उसे कहता है कल हमारी मैरिज है और मैं तुम्हें दुनिया की सबसे बेस्ट दुल्हन बनाना चाहता हूँ। तो युआन भी कहती है कि मेरे पास भी आपके लिए एक सरप्राइज है जो मैं आपको मैरिज के टाइम पर बताऊंगी। तो बाई कहता है ठीक है और वहाँ से चला जाता है। तभी उसके हाथ में अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट होती है और वह उसे देख रही होती है। तभी वहाँ पर एक कार आकर उसे हिट करके चली जाती है जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। शाओ युआन को देखकर कहता है यह तो बहुत सुंदर है और कहता है कि इसे तो मैं अपने घर ले जाऊंगा और इसके साथ मर्जी करूंगा। और फिर वह किन को कॉल करके कहता है कि आपका काम हो गया है। नेक्स्ट डे बाई युआन को कॉल लगा रहा होता है पर वह उसके कॉल को कोई आंसर नहीं दे रही होती है। बाई की मॉम कहती है कि तुम्हारी दुल्हन अभी तक आई नहीं, लगता है वो जानबूझकर लू फैमिली को एम्बेरस करना चाहती है। तभी सेक्रेटरी आकर कहता है कि हमने युआन को हर जगह ढूंढा है पर वह हमें कहीं नहीं मिल रही। बाई की मॉम कहती है कि यह लड़की मुझे ठीक नहीं लगती और कहती है कि अपनी शादी के दिन कौन गायब हो जाता है उस और वो कहती है कि उसके सर से लेकर पैर तक किन से उसका कोई मुकाबला नहीं है और किन हमारी लू फैमिली में ही पली बड़ी है। किन बाय से कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मैरिज करना ही ना चाहती हो और शादी छोड़कर भाग गई हो। बाय कहता है वो ऐसी नहीं है। वह कुछ सोचकर सेक्रेटरी को कहता है तुम हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन जाके चेक करो। उसका असिस्टेंट कहता है ठीक है और उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है। फिर बाई हर हॉस्पिटल में जाकर खुद डूबने लगता है पर उसे युआन कहीं नहीं मिलती। वह काफी परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि युआन के सर पर चोट लगने से उसकी याददाश्त चली जाती है और वह सब कुछ भूल जाती है। शाओ की मॉम से कहती है कि तुम्हें तो फ्री में वाइफ मिल गई है, अब हमारी शादी के पैसे भी बच जाएंगे। फिर वो युआन से कहती है कि तुम्हारा नाम वैन है और तुम हमारी जैंग फैमिली की बहू हो। कल तुम्हारे सिर पे चोट लग गई थी जिस वजह से तुम्हें कुछ भी याद नहीं है और वो उसे किचन में काम करने के लिए भेज देती है। दूसरी तरफ बाय अपने पेंडेंट को देखकर युआन को याद कर रहा होता है। तभी उसके पास सेक्रेटरी आकर कहता है कि हॉस्पिटल से खबर मिली है कि किसी ने मिस युआन को डिलीवरी रूम में देखा है और यह बात किन भी सुन लेती है। दूसरी तरफ युआन शाओ की मॉम से कहती है कि मेरा बच्चा कहाँ है। शाओ की मॉम कहती है कि तुम्हारा बच्चा तो मर चुका है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बच्चा किन के पास होता है। वो बाई से कहती है कि युआन आपके लिए बच्चा छोड़कर गई है। बाई इस बच्चे को देखकर सोचता है अगर युआन प्रेग्नेंट थी तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं, वो मुझे और हमारे बच्चे को छोड़कर क्यों चली गई। दूसरी तरफ शाओ युआन से पैसे मांगता है। वो कहता है कि तुमने कहीं पैसे छिपा के तो नहीं रखे और वो उससे ज्यादा पैसे कमाने के लिए कहता है। इसके बाद युआन ज्वेलरी डिजाइन करने की सोचती है और फिर वह ज्वेलरी डिजाइन करने लगती है। फिर हमें 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है कि युआन ने कड़ी मेहनत करके अपने लिए एक बड़ा सा विला खरीद लेती है। पर जब वो विला में एंटर करती है तब वहाँ शाओ शू नाम की लड़की के साथ रोमांस कर रहा होता है। युआन ये सब देखकर शॉक हो जाती है और कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। तो शाओ से कहता है तुम यहाँ से चली जाओ और तुम हमें परेशान मत करो। युआन उससे कहती है कि ये अगर मैंने खरीदा है और मैं यहाँ से क्यों जाओगे तो तुम दोनों। तभी शू उसे हाउस बुक दिखाती है और कहती है कि अब यह विला तुम्हारा नहीं मेरे नाम पर है और अब से यह तुम्हारा नहीं मेरा है। युआन कहती है कि यह नहीं हो सकता, यह मैंने अपनी मेहनत से खरीदा है और मैंने दिन रात डिजाइन करके 5 साल के बाद यह घर खरीदा है और इस तरह
और इस तरह तुम्हारा नाम कैसे हो सकता है। सा उससे कहता है कि सू एक पॉप डिजाइनर है और उसने मेरी लू ग्रुप के साथ कॉर्पोरेशन करने में हेल्प की है और तुम सिर्फ कपड़े धोना और खाना बनाना जानती हो और मुझे तो तुम्हें अपने साथ बाहर ले जाने में भी शर्म आती है। और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है जिससे युआन के फेस पर चोट लग जाती है। तभी यहाँ पर शाओ की मॉम भी आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारा सारा सामान पैक करवा दिया है और तुम यहाँ से निकल जाओ कि तुम मेरी बेटे की प्रॉपर्टी को लेना चाहती हो जो उसने अपनी मेहनत से बनाई है। तभी सू युआन का सामान गिरा देती है जिससे वह युआन के डिजाइन की कॉपी देख लेती है और उसकी कॉपी को चुरा लेती है। फिर वो अपने गार्ड से कहकर उसे घर से बाहर निकाल देता है। इन सब के बाद वो काफी अपसेट हो जाती है और सुसाइड करने का सोच लेती है। वो सुसाइड करने जा ही रही होती है तभी बाय उसका हाथ पकड़ उसे खींच लेता है और उसे देखकर शॉक हो जाता है और वो युआन से कहता है तुम ठीक हो। तभी वहाँ पर बाय की बेटी आ जाती है और वो युआन को देखकर मॉम कहने लगती है। युआन सोचती है अगर मेरा बच्चा भी जिंदा होता तो भी इतना ही बड़ा होता। युआन उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद युआन डॉक्टर के पास जाती है और अपने चेहरे का स्कार्फ दिखाती है। जो डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे का ये स्कार्फ काफी हद तक ठीक हो चल रहा है पर तुम्हारे चेहरे पर एक मूल का निशान रह गया है जो इस की वजह से आया है। फिर युआन अपने सालों की मेहनत की गई कमाई सेविंग को देखती है और कहती है कि जो मेरी चीजें मैं उसे वापस लेके रहूंगी। फिर वो रेडियो के सनसाइन सेरेमनी में आ जाती है। दूसरी तरफ सेक्रेटरी सेरेमनी की डिजाइन ड्राफ्ट लेकर बाई के पास जाता है। तब के डिजाइन को देखकर समझ जाती है यह तो युआन की डिजाइन है। तो वह बाई से कहती है कि आपकी जगह इस सेरेमनी में मैं चली जाऊंगी। वह कहती है वैसे भी आप लू ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, ऐसी छोटी कंपनी की सेरेमनी में जाना आपके लिए सही नहीं है। बाय उससे वो डिजाइन कॉपी लेकर सेक्रेटरी को दे देता है और कहता है कि तुम इस सेरेमनी का ख्याल रखो। इसके बाद युआन पार्टी में आकर सू से कहती है कि तुमने मेरी डिजाइन को चुरा लिया है और मेरा घर भी ले लिया है और कहती है कि तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरफ सेक्रेटरी बाय को जैंग फैमिली की डिजाइनिंग लाकर दिखाता है। तभी बाय उन डिजाइनिंग को देखता ही रह जाता है। वो कहता है यह तो युआन की डिजाइन है, क्या वो वापस आ गई है? मुझे इस सेरेमनी में जाना ही होगा। युआन वहाँ मुझे जरूर मिल जाएगी। पार्टी में शाओ युआन से कहता है कि सू अब्रॉड से लौटी हुई टॉप डिजाइनर है और तुम गांव की देहाती जिसे कुछ भी नहीं आता, कौन तुम्हारी बातों पे विश्वास करेगा। फिर वो गार्ड को बुलाता उससे कहता है इसे यहाँ से निकाल दो। तभी यहाँ पर किन भी आ जाते हैं। युआन किन से कहती है कि जैंग फैमिली ने मेरे डिजाइन चुराए हैं, आप इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं कर सकती क्योंकि यह मेरी डिजाइन है। तभी किन सोचती है कि यह मुझे पहचान नहीं रही है। वो सोचती है कि क्या इसकी याददाश्त चली गई है। फिर इसका फायदा उठाकर वो युआन को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मेरे सामने ऐसी गंदी चालें चलने की जरूरत नहीं है, तुमने इनको बदनाम करने की कोशिश की है, इसके लिए मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। और वो गार्ड से कहती है इसके हाथ और पैर को तोड़ दो ताकि कभी भी यह किसी दूसरे का डिजाइन अपना ना कह सके और ना ही यह कभी डिजाइनिंग कर पाए। तभी यहाँ पर बाई की एंट्री होती है और युआन को खड़ा करता है और कहता है कि तुम फाइनली वापस आ गई। युआन उससे कहती है कि आप यह क्या कह रहे हैं, मैं आपको नहीं जानती। बाई कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं जानती हो। तो शाओ उसे कहता है कि यह मेरी एक्स वाइफ है, पता नहीं यहाँ कैसे आ गई, आप इसे यहाँ से निकाल दीजिए। बाई युआन से उसका नाम पूछता है। तब युआन उसे अपना नाम वैन बताती है। किन बाई से कहती है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, यह हमारी युआन नहीं है। बाई अपने मन में सोचने लगता है कि यह युआन ऐसे हो सकती है क्योंकि इसके चेहरे पर तो यह मूल का निशान था ही नहीं, पर यह कैसे हो सकता है कि दो लोग दुनिया में एक जैसे दिखने वाले हो। युआन बाई से कहता है कि इन लोगों ने मेरा डिजाइन चुराया है। तभी सू आकर कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम तो गांव की देहाती औरत हुई जिसे डिजाइनिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तभी युआन सू से अपने डिजाइन छीन लेती है और बाई से कहती है मैं अपने हर डिजाइन में अपना एक मार्क बनाती हूँ जिससे यह पता चल जाएगा कि यह डिजाइन मेरे हैं और अपने डिजाइन को बाई को दिखाने लगती है। बाई शाओ से कहता है कि यह कॉर्पोरेशन में कैंसिल करता हूँ क्योंकि लू फैमिली कभी भी ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करती जो कि डिजाइनिंग की चोरी करते हो। शाओ युआन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा काम खराब करने की, और वो उस पर हाथ उठाने लगता है। तभी बाई उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वह सेक्रेटरी बाई के पास युआन की इन्फॉर्मेशन लेकर आता है जिसे देखकर बाई युआन का हाथ पकड़कर बाहर लेके आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाई थी, तुम जैंग फैमिली में पली बड़ी हो, फिर तुम्हारे बारे में 5 साल पहले की कोई भी बात क्यों नहीं लिखी है आखिर 5 साल पहले कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन क्या है। और उससे पूछता है कि यह बताओ तुम कौन हो और तुम्हारे डिजाइनिंग पर इस तरह का मार्क किसने सिखाया। और ये वो लास्ट टाइम का कार एक्सीडेंट के बारे में पूछता है कि वो भी तुमने ही प्लान किया था ना, जानबूझकर इस फेस के साथ मेरे क्लोज आने की कोशिश कर रही थी, और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ शुआन भी आ जाती है। वो अपने डैड से कहती है कि आप मॉम को बुरी क्यों कर रहे हो, और वो बाई से कहती है कि मेरी मॉम से माफी मांगो। बाई से कहता है कि शायद मैं तुम्हें गलत समझ लिया है, पर मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि 5 साल पहले तुम कहाँ थी। तभी वहाँ पर किन आ जाती है और वो बाई से कहती है कि इसका फेस नकली है, इसे युआन के गायब होने की खबर मिल गई थी, तभी इसने जानबूझकर प्लास्टिक सर्जरी करवा कर युआन का फेस ले लिया, और यह सब तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए। युआन उससे कहती है कि मैं कभी भी प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराई, मैं बस अपने इस स्कार को रिमूव कराने गई थी। बाई से कहता है कि तुम बस करो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तभी वहाँ पर सेक्रेटरी भी आ जाता है। वो बाई से कहता है कि
हमें पेंडेंट के बारे में न्यूज मिली है। किसी ने कहा कि वो एक वुमेन हॉस्पिटल में भूल कर चली गई। बाय सेक्रेटरी के साथ हॉस्पिटल चला जाता है, तभी युवान के पास कॉल आता है कि उसका पेंडेंट मिल गया है और वो अस्पताल में छूट गया था, आकर आप उसे ले जाइए। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर बाई से कहता है कि हम अपने पेशेंट की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते। इसके बाद युवान को अपना पेंडेंट मिल जाता है। तभी स्वान उसके पास आ जाती है। वो स्वान से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। युवान बाई से कहते हैं कि स्वान ने सोने से मना कर दिया है, इसलिए मैं इसे तुम्हारे पास लेकर आया हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है तो तुम्हें मेरी बच्ची की नैनी बनना होगा और मैं तुम्हें महीने का 50,000 दे सकता हूँ। तुम यहाँ आकर स्वान का ख्याल रख सकती हो। वैसे भी तो तुम मेरे क्लोज आना ही चाहती हो, तो मैं खुद ही तुम्हें मौका दे रहा हूँ। युवान उससे कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं कभी भी आपके क्लोज नहीं आना चाहती। बाई से कहता है तो ठीक है, तो महीने का 1 लाख ले लेना। वैसे भी जैंग फैमिली ने तो तुम्हें निकाल दिया है, तुम्हें पैसों की जरूरत होगी। युवान उससे कहती है मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक ज्वेलरी डिजाइनर बनना चाहती हूँ और मैं ज्वेलरी डिजाइनिंग करने लगी तो स्वान का ख्याल कौन रख पाए, मैं नहीं रख पाऊंगी। बाई से कहता है मैं अपनी कंपनी में तुम्हारी डिजाइनिंग की अरेंजमेंट करवा सकता हूँ। स्वान वैसे भी स्कूल जाती है, जब वो स्कूल से घर आ जाएगी तब तुम भी उसका ख्याल रख लेना। तब भी स्वान युवान के साथ रहने की जिद करने लगती है, जिससे युवान मान जाती है। इसके बाद युवान स्वान के लिए मैंगो केक बनाकर लाती है। बाई से कहता है कि स्वान को मैंगो से एलर्जी है। यह सुनकर युवान को थोड़ा अजीब लगता है। तभी वहाँ किन भी आ जाती है और वो युवान से कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। बाई से कहता है कि मैं ही यहाँ लेकर आया हूँ स्वान का ख्याल रखने के लिए और मैंने ही इसे कंपनी में एक जॉब ऑफर की है और आज तुम इसे अपने साथ लेकर जाओ और इसे कंपनी दिखाओ। कंपनी मैं सेक्रेटरी बाई के पास आकर बताता है हमने हॉस्पिटल में सर्विलेंस चेक कर लिया, वहाँ हमें मिस वैन की फोटो दिखाई दी। बाई फोटो को देखकर सोचता है कि वैन ही युवान तो नहीं है। दूसरी तरफ कंपनी में किन युवान को परेशान करने लगती है। वो कहती है कि मैं स्वान की होने वाली मदर हूँ, तुम उसकी बेबी सिटिंग के लायक भी नहीं हो। और वो मैंगो केक मंगवाती है और कहती है तुम्हें केक खाना बहुत पसंद है ना, तो मैं आज तुम्हें केक खिलाऊंगी। और वो उसे फोर्सफुली मैंगो केक खिलाने लगती है। तभी वहाँ बाई भी आ जाता है और किन बाई से कहती है आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अंदर बहुत मैसी चीजें हैं। पर बाई से धक्का देकर अंदर चला जाता है। फिर वो सब लोगों को धक्का देकर युवान के पास आ जाता है, उसे अपनी गोद में लेकर बाहर आता है और किन को देखकर कहता है कि यह सब तुमने किया है। और कहता है कि मैं तुम्हें बता देता हूँ, भले ही तुम हमारी लू फैमिली में पली बड़ी हो, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम जो चाहे वो करोगी। और अगर तुमने नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें अपनी लू फैमिली से निकाल दूंगा। और वह युवान को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। तभी वहाँ किन को युवान का पेंडेंट मिल जाता है। वो कहती है सच में वैन ही युवान है। फिर वो उस पेंडेंट को डस्टबिन में फेंक देती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बाई से कहते हैं कि पेशेंट को मैंगो से एलर्जी है और आप इस बात का ध्यान रखना। बाई युवान से कहता है कि मुझे एक सवाल पूछना है, क्या तुम्हारे पास कोई पेंडेंट है। युवान कहती है हाँ मेरे पास एक पेंडेंट है, पर उसमें क्या दिक्कत है। तो बाई कहता है क्या मैं उस पेंडेंट को देख सकता हूँ। तब युवान अपने पेंडेंट को ढूंढने लगती है और वो पेंडेंट उसके पास नहीं होता। तभी वहाँ सेक्रेटरी आकर बाई से कहता है किसी ने उस पेंडेंट को लू फैमिली में देखा है। यह सुनकर बाई कंपनी चला जाता है। हॉस्पिटल में स्वान युवान से मिलने आती है। युवान उससे कहती है क्या तुमने मेरा पेंडेंट देखा। स्वान कहती है कि मैं आपकी हेल्प करूंगी उस पेंडेंट को ढूंढने में। फिर युवान और स्वान डस्टबिन में अपने पेंडेंट को ढूंढने लगते हैं, जिसमें स्वान भी इसकी हेल्प करती है और फिर वो पेंडेंट स्वान को मिल जाता है और वो युवान को दे देती है। इसके बाद किन बाई की मॉम को बताती है कि बाई ने युवान जैसी दिखने वाली लड़की को ढूंढ लिया है और वो वुमन पहले से ही डिवोर्सी है। ऐसी वुमन बाई की लाइफ में कैसे आ सकती है। बाई की मॉम उससे कहती है तुम घबराओ मत, लू फैमिली के ओल्ड मैन जल्दी चाइना आने वाले हैं कि मैं तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। वो उस वुमन के लिए कभी एग्री नहीं हुए। दूसरी तरफ बाई के ग्रैंडपा बाई से कहते हैं अगर तुमने स्वान के लिए कोई मॉम नहीं ढूंढी तो मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से एक शेयर भी नहीं दूंगा। तभी सेक्रेटरी जाकर ग्रैंडपा से कहता है मैंने सुना है कि मिस्टर बाई के आसपास एक वुमन घूम रही है जिससे मिस्टर बाई पूरी तरह से अट्रैक्ट हो रहे हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि 5 साल पहले जो हुआ वो मैं 5 साल बाद नहीं होने दूंगा और वो सेक्रेटरी के लिए टिकट बुक करने के लिए कहते हैं। इसके बाद ग्रैंडपा सर्वेंट की ड्रेस पहनकर कंपनी में आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि वो लड़की स्वान की मदर बनने लायक है भी कि नहीं। जैसे ही युवान कंपनी में आती है तो ग्रैंडपा से टकरा जाते हैं और कहते हैं कि मैं हर रोज झाड़ू लगाने आता हूँ और यंग लोग मुझे बुली कर रहे हैं। युवान वह पकड़ कर उठाती है। ग्रैंडपा कहते हैं तुम ही अब मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल होना होगा। युवान उनसे कहती है कि आपके पास कोई आपकी फैमिली की इन्फॉर्मेशन है। ग्रैंडपा कहते हैं तुम मुझे अकेला छोड़कर जाना चाहती हो, मेरी कोई फैमिली नहीं है और ना ही मुझे अपने किसी फैमिली मेंबर के बारे में कुछ पता है। अब तुम्हें ही मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल होना होगा। युवान उनसे कहती है कि कैसा रहेगा अगर मैं आपको अपनी कंपनी लेकर चलूं। छुट्टी होने के बाद आपकी फैमिली से कांटेक्ट करके मैं आपकी हेल्प करूंगी। इसके बाद कंपनी में किन सबसे कहती है कि आज मिस्टर लू पार्सली खुद से इंस्पेक्शन करने आ रहे हैं। फिर वो ग्रैंडपा को देखकर युवान से कहती है तुम कंपनी में एक सफाई कर्मी को लेकर क्यों आए हो। अभी एक लड़की बोलने लगती है ये लू ग्रुप है, यहाँ कोई भी एरा गिरा नहीं आ सकता। युवान किन से कहती है कि ग्रैंडपा बीमार है, मैं छुट्टी होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। किन कहती है इसे अभी के अभी यहाँ से बाहर भगाओ और इस आदमी की वजह से यहाँ
कितनी गंदगी हो गई। युआन कहती है तुम किसी बुजुर्ग इंसान को ऐसे क्यों ट्रीट कर रही हो, क्या तुम्हारी फैमिली में कोई बुजुर्ग इंसान नहीं है। किन से कहती है कि कंपनी के कई रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, मैं तुम्हें इस कंपनी से बाहर निकालती हूँ। और वो गार्ड से कहती है कि इन दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दो। तब ग्रैंडपा कहते हैं बस करो, मैं कुछ सालों में लूप रूप नहीं आया तो तुम लोगों ने तो यहाँ का हालत बेकार बना दिया है। यहाँ वैन को नहीं तुम सबको जाना चाहिए। और बाकी की लड़कियां ग्रैंडपा का मजाक बनाने लगती है और कहती है कि हमारी ग्रुप की प्रेसिडेंट की होने वाली वाइफ है, तुम उन्हें जॉब से कैसे निकाल सकती हो। ग्रैंडपा सोचते है कि सेक्रेटरी ने तो मुझे वैन का नाम बताया था, अब यह दूसरी लड़की कौन है। किन कहती है कि इन दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दो। तब गार्ड उन दोनों को पकड़ कर निकालने लगते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं क्या तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ। किन कहती है मुझे तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है, और उन्हें बाहर निकालने के लिए बोल देती है। तभी वहाँ बाई आ जाता है। किन बाई से कहती है देखो न वैन किसी सफाई कर्मी को यहाँ लेकर आ गई और ऊपर से बीमार भी है और इसने कंपनी के रूल्स को फॉलो भी नहीं किया, तुम्हें इसे जॉब से निकाल देना चाहिए। वो अभी इस बुरे आदमी के साथ बाई से कहता है कि तुम चुप रहो, क्या तुम इसी तरह से डिजाइन डिपार्टमेंट को मैनेज करती हो। अगर नेक्स्ट टाइम तुमने ऐसा कुछ भी किया तो तुम्हें मैं इस कंपनी से बाहर निकाल दूंगा। किम से कहती है मैं तुम्हें सब कंपनी की भलाई के लिए कर रही थी, पर आप किसी आउटसाइडर के लिए मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। बाई कहता है किसने तुमसे कहा कि ये आदमी आउटसाइडर है, ये इस कंपनी के चेयरमैन है और ये मेरे ग्रैंडपा भी है। किन ये सुनकर चौंक जाते हैं। ग्रैंडपा किन से कहते हैं तुम ही वो लड़की है जिसे हरलू एमी में लेकर आया था। किन तुम कितनी बिगड़ी हुई लड़की हो। इसके बाद किन सेक्रेटरी से कहती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो होस्ट है मिशेल, उसे जाकर वैन की पिस्ती चोरी के इंसिडेंट के बारे में बताओ। इसके बाद किन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिशेल को युआन से इंट्रोड्यूस करवाती है। वो कहती है कि हमारी न्यू प्रोडक्ट की डिजाइनर है। मिशेल युआन का नाम पूछती है, युआन उसे अपना नाम वैन बताती है। यह सुनकर मिशेल को गुस्सा आ जाता है और उसका हाथ झटक देती है। वो कहती है कि मैं कॉन्फ्रेंस को होस्ट नहीं करूंगी, मैं ऐसी किसी डिजाइनर को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगी जो कि डिजाइन की चोरी करती हो, और वहां से चली जाती है। तब सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बिगड़ने का ब्लेम वैन पर लगाने लगते हैं। तभी वहां पर बाई भी आ जाता है। किन बाई से कहती है कि वैन की चोरी वाली इंसिडेंट की वजह से मिशेल यहाँ से चली गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन होस्ट करेगा। बाई कहता है तुम मिशेल की जगह किसी और को बुला लो। तब किन बाई से कहते हैं क्यों ना वैन स्टेज पर जाकर रिपोर्टिंग करे। बाई युआन से कहता है क्या तुम ये कर सकते हो। युआन कहती है हाँ मैं कोशिश कर सकती हूँ। तब किन उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रोजेक्ट स्पीच देती है। इसके बाद वैन रेडियो का स्टेज पर आ जाती है। जैसे ही वो अपनी स्पीच को देखती है तो वो ब्लैंक होती है। तब लोग कहने लगते हैं ये बोलने में कितना टाइम लगा रही है और ये कुछ बोल ही नहीं रही है। तभी वैन खुद से ही प्रोजेक्ट लॉन्च की इन्फॉर्मेशन देने लगती है, जिससे सुनकर सब खुश हो जाते हैं। बाई तो इतना खुश हो जाता है कि वो स्टेज पर युआन का हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर स्वान और ग्रैंडपा भी आ जाते हैं। ग्रैंडपा युआन से कहते हैं ये ब्रेसलेट मैंने अपनी बहू के लिए बनाया था और अब मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। युआन कहते हैं ये तो बहुत महंगा है, मैं इसे कैसे ले सकती हूँ। तब ग्रैंडपा उसके हाथ में ब्रेसलेट पहना देते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत साफ दिल की लड़की हो और स्वान भी तुम्हें बहुत पसंद करती है, मैं तुम्हारी शादी बाई से करवाना चाहता हूँ। तब किन ग्रैंडपा से कहती है शादी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होता है और आपको इसके लिए इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ग्रैंडपा से कहते हैं कि तुम खुद ही कौन हो हमारी दो फैमिली के मैटर में बोलने वाली। तब बाई ग्रैंडपा से कहता है मैं शादी के लिए एग्री नहीं हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम मना करने वाले होते कौन हो। स्वान 5 साल की हो गई है, तुमने उसके लिए अभी तक मदद नहीं ढूंढी। बाई उनसे कहता है चाहे आप भले ही मुझे प्रॉपर्टी की धमकी क्यों ना दे दूं, फिर भी मैं इस शादी के लिए एग्री नहीं होऊंगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे पता है तुम अभी 5 साल पहले वाली वुमन के बारे में सोच रही हूँ, पर मैं यह शादी तय कर चुका हूँ और इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तभी वहाँ बाई की मॉम आ जाती है। वो कहती है कि मुझे इस शादी से प्रॉब्लम है, इसका 5 साल पहले एक बच्चा था, इससे पहले इसने मेरे बेटे को फंसाया और अब इसने ओल्ड मैन को भी अपने वश में कर लिया है। मैंने सुना है कि जैन फैमिली ने इसे निकाल दिया है और अब यह हमारी दो फैमिली में शादी करने के सपने देख रही है। ग्रैंडपा युआन से कहते हैं क्या ये सब सच है। तब युआन कहती है कि हाँ ये सब सच है और कहती है 5 साल पहले मैंने जिंजिया गांव में अपने बच्चे को जन्म दिया था। यह बात सुनकर बाई चौंक जाता है और युआन से कहता है कि तुमने साउ से शादी कब की और तुम जिंजिया गांव कब गई थी। युआन कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं, मेरी मेमोरी लॉस्ट हो गई है। तब बाई युआन का बाल लेकर सेक्रेटरी के पास आ जाता है और कहता है कि तुम युआन और स्वान का डीएनए टेस्ट करवाओ। और यह बात बाहर किन भी सुन लेती है, जिससे से गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि युआन तुम मेरे और बाई के बीच में हमेशा क्यों आ जाती हो और तुम हमेशा मुझे क्यों परेशान करती हो, इतने साल होने के बाद भी बाई तुम्हें भूल नहीं पाया। तभी वो बाहर युआन और शुआन को खेलते हुए देखती है और वो शाम को साव को कॉल करके बोलती है अगर तुमने उस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ा हो तो आज मैं लू फैमिली की बहू बन जाती। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे आज ही मार दो, वैसे भी उसे 5 साल पहले ही मर जाना चाहिए था। तभी यह सारी बातें स्वान बात से सुन लेती है और वहां से भाग जाती है। जब किन बाहर आती है तो वो बात स्वान का टेडी गिरा हुआ
देख लेती है और समझ जाती है कि शिवान ने उसकी सारी बातें सुन ली है। सुहान अपने रूम में जाकर छिप जाती है। उसके बाद किन सुहान को ढूंढने के लिए उसके रूम में आती है और उसे बाहर लाकर सीढ़ी से धक्का दे देती है, जिससे वह नीचे गिर जाती है और सुहान के हाथ में युवान का ब्रेसलेट लग देती है, जिसे ग्रैंडपा ने युवान को दिया था। इसके बाद युवान जब शिवान को नीचे गिरा हुआ देखती है तो शॉक हो जाती है और जब बाई घर आता है तो किन युवान पर ब्लेम लगाने लगती है। बाई से कहता है कि बस करो, जब से वैन शिवान का ख्याल रखती है तब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, एविडेंस के बिना पर कोई भी बकवास को मत करो। तभी सेक्रेटरी वहाँ डीएनए रिपोर्ट लेकर आता है और फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि किन ने उस रिपोर्ट को चेंज करके जला दिया होता है। प्रेजेंट में बाई युवान से कहता है कि मैं तुमसे लास्ट बार पूछा हूँ, क्या तुमने स्वान को टक्कर दिया? युवान उससे कहती है मैं स्वान को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती हूँ क्योंकि मैं 5 साल पहले अपना बच्चा खो दिया, मैं उसे हर्ट कैसे कर सकती हूँ? बाई से कहता है मुझे तुम पर विश्वास है। तभी कि शुआन के हाथ से ब्रेसलेट उठा कर लाती है और वो बाई से कहती है कि यह तो वही ब्रेसलेट है ना जो ग्रैंडपा ने वैन को दिया था। यह देखकर बाई को गुस्सा आ जाता है और वो युवान से कहता है कि मैं तुम पर विश्वास करने लगा पर तुमने मुझे ही बेवकूफ समझने लगी। और सेक्रेटरी से कहता है इसे अभी के अभी यहाँ से बाहर निकाल दो। भले ही इसके पास युवान का चेहरा है पर यो बहुत ही शातिर रूम है। इसके बाद गार्ड्स युवान को बाहर निकाल देते हैं। तब वहाँ पर शाहू आकर युवान को पकड़ लेता है। सेक्रेटरी बाई से कहता है मिस वैन खतरे में है, क्या हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए? तब बाई से कहता है तुम ज्यादा सोच रही हो। दूसरी तरफ किन अपने ड्रेस के बटन को ढूंढ रही होती है। तभी बाई भी वहाँ आ जाता है और वो किन से कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। बाई से कहता है तुम बाहर जाकर वेट करो। किन बाहर चली जाती है। तब बाई सेक्रेटरी से इस जगह को चेक करने के लिए बोलता है। सेक्रेटरी तो उस जगह को चेक करने के बाद किन की ड्रेस का बटन मिल जाता है। फिर वो किन के रूम में जाता है और उसके रूम को चेक करने लगता है। तभी उसे डस्टबिन में जली हुई डीएनए रिपोर्ट दिखती है, जिसे डीएनए रिपोर्ट को देखकर सेक्रेटरी कहता है इसका मतलब वैन ही स्वान की बायोलॉजिकल मदर है। मुझे यह बात जाता है मिस्टर बाई को बतानी होगी। इसके बाद सेक्रेटरी हॉस्पिटल में आता बाई से कहता है कि जिस इंसान ने यंग लेडी को सीढ़ी से धक्का दिया था वो मिस वैन नहीं है बल्कि वो किन है। यहाँ किन जहाँ यंग लेडी गिरी थी वहाँ पर मुझे किन की ड्रेस का बटन मिला। फिर मैं जब उनके रूम में चेक करने गया तो वहाँ मुझे जली हुई डीएनए रिपोर्ट मिली, जिससे मुझे यह पता चलता है कि मिस वैन ही मिस युआन है और स्वान की बायोलॉजिकल मदर है जो 5 साल पहले खो गई थी। बाइस डीएनए रिपोर्ट को देखता है और वो किन पर गुस्सा करता है। वो कहता है तो तुमने सब जानबूझकर किया, जबकि वैन मेरे पास आई थी तुमने उसे जानबूझकर फंसा रही थी। क्या तुम्हें पहले से ही पता था कि वैन ही युआन है? किन कहती है हाँ मुझे पहले से ही पता था। क्या हो गया? पता था तू अब शाहू से बहुत दूर लेकर चला जा चुका है। पर बाई से कहता है कि बताओ युआन कहाँ है। तभी सेक्रेटरी बाई को कहता है हमें उनकी लोकेशन मिल रही है। दूसरी तरफ शाहू युआन से कहता है कि आज तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा और वो अपने आदमियों को बुलाता है। उससे आदमी कहते हैं कि तुमने इसके फेस को इतना हर्ट क्यों कर दिया, इस आदमी से कौन खरीदेगा? तब शाहू कहता है हम इसके बॉडी के पार्ट्स को बेच देंगे। तभी युआन को फ्लैशबैक में पुराने मोमेंट याद आते हैं। जब वो बाई उसे पेंडेंट गिफ्ट कर रहा होता है तब उसे अपनी सारी याददाश्त वापस आ जाती है। प्रेजेंट में जब शाहू युआन को मार रहा होता है तभी वहाँ बाई जाकर उसे बचा लेता है। फिर बाई शाओ से कहता है कि अगर युआन को कुछ भी हुआ तो तुम्हें मैं इस दुनिया में रहने नहीं दूंगा। तब शाओ बाई से कहता है कि आप यहाँ क्या करें, अपने तो सुमन को खुद अपने घर से बाहर निकाला था। तब सेक्रेटरी उससे कहता है कि मिस वैन ही मिस्टर लू की फियोंसे है जिसका नाम युआन है जो 5 साल पहले गायब हो गई थी। शाओ किन की तरफ इशारा करके कहता है कि इसने ही मुझे मिस युआन को किडनैप करने के लिए कहा था। मुझे यह पता नहीं था कि यह आपकी फियोंसे है जिसे आप 5 साल पहले से ढूंढ रहे हो। बाई से कहता है कि मुझे यह नहीं पता था कि तुम इतनी गंदी और सेल्फिश होगी। तब किन बाई से माफी मांगने लगती है और कहती है कि मुझसे यह गलती अनजाने में होगी, प्लीज मुझे एक चांस और दे दो और मुझे माफ कर दो। तो बाई कहता गात से इन दोनों को पुलिस स्टेशन भेज दो और यह अपनी पूरी लाइफ जेल में बिताएंगे। हॉस्पिटल में यान को होश नहीं आ रहा होता है। बाई से कहता है कि यह सब मेरी गलती है, अगर मैं तुम्हें पहले ही पहचान लिया होता तो यह सब नहीं होता और तुम्हारे साथ इतना गलत नहीं होता। प्लीज उठ जाओ और मुझे दोबारा छोड़ के मत जाओ। अभी हॉस्पिटल ग्रैंडपा स्वान भी आ जाते हैं। स्वान अपने डैड से कहती है कि मम्मा अभी तक क्यों नहीं उठी। तब ग्रैंडपा से कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी अभी सो रही है, तुम जाकर बात करो, शायद वो तुम्हारी बात सुनकर उठ जाए। तब स्वान अपनी मम्मी से बात करने लगती है जिससे युआन को होश आ जाता है और वो बाई से कहती है मुझे सब याद आ गया है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। और उससे माफी मांगती है। बाई और सब सुनकर खुश हो जाता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।